जय हिंद मेरे दोस्त। आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग का सीरीज जो चल रहा था भारत में गवर्नर जनरल, उसको आगे बढ़ाते हुए आज ये आप लोग का लास्ट क्लास होने वाला है गवर्नर जनरल के बारे में। हम लोगों ने पढ़ चुका था 1921 से पहले जितने भी गवर्नर जनरल हुए उनके बारे में और उनके समय में घटी घटनाओं के बारे में। लेकिन आज हम फाइनल करेंगे 1921 में लॉर्ड रीडिंग से और अंततः माउंटबेटन के द्वारा 1947 में जो भी कार्य किए गए, मतलब 1921 से लेके 1947 तक के जितने भी वायसराय हुए और उनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए या उनके कार्यकाल में जितने भी घटनाएं घटी थी वो सारे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉर्ड रीडिंग। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है पिछले क्लास में। तो लॉर्ड रीडिंग के बारे में बात करें तो ये 1921 में भारत का वायसराय बनता है और 1926 तक यानी कि पूरे 5 साल तक ये वायसराय के पद पे रहता है। अब इसके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी थी, तो 1921 में मोपला विद्रोह होता है। मोपला विद्रोह ये कहाँ पे होता है, तो ये केरल में होता है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ बिहार के एग्जामों में या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामों में, ये अक्सर क्वेश्चन बनता है। ओके, तो मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। कहाँ पे, तो केरल में हुआ था। अब बात करते हैं 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 को क्या घटना घटी थी, तो चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड गोरखपुर जिले में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा कांड। वहां पे क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, तो उस दौरान लोग बहुत परेशान थे जो अंग्रेज पुलिसकर्मी थे उनसे। तो कुछ अंग्रेज पुलिसकर्मियों के द्वारा जो आंदोलन कर रहे थे उनके साथ बदतमीजी की जाती है। तो उसके बाद जनता जो थी वहां के जो आंदोलनकारी थे वो बौखला जाते हैं। बौखलाने के बाद क्या करते हैं कि चौरी चौरा का जो पुलिस थाना था उसको आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बाद वहां पे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। 22 पुलिसकर्मी जल के राख हो जाते हैं चौरी चौरा कांड में। ठीक है, इसलिए ये घटना बहुत दर्दनाक था। तो इसमें क्या होता है, तो 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। जिसके बाद क्या होता है, तो महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ता है। हालांकि असहयोग आंदोलन के वजह ही ये हुआ था। असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो रहा था, जनता भी बौखलाई थी, उधर पुलिसों के द्वारा नाइंसाफी भी कर की जा रही थी इनके द्वारा। इसलिए लोगों के द्वारा ये चौरी चौरा पुलिस थाना को आग लगा दी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं 1921 में। 1921 में क्या होता है, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। विश्व भारती विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है, तो ये है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। ठीक है, खास करके पश्चिम बंगाल में एग्जाम में पूछता है, पश्चिम बंगाल ही देता है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन विश्व भारती विश्वविद्यालय की बात करें तो ये पहले एक आश्रम हुआ करता था। 1800 और लगभग 63 ईस्वी में ये आश्रम के रूप में स्थापित हुआ था। लेकिन 1921 में इसे एक विश्वविद्यालय का रूप दे दिया गया। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, कि 2023 में क्या होता है, तो 2023 में इसको भारत का 41वां विश्व धरोहर घोषित कर दिया जाता है। भारत का 41वां विश्व धरोहर घोषित कर दिया जाता है। ओके, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय को 2023 में 41 नंबर का विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। और किसके शासन काल में ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं 1923 में। 1923 में क्या होता है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज पार्टी कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, तो इलाहाबाद में हुई थी। किनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। दो व्यक्तियों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था इलाहाबाद में। तो बात करें तो एग्जाम में ये बहुत बार पूछता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू कभी दे देगा, कभी चित्तरंजन दास दे देगा, कभी दोनों का नाम दे देता है। ओके, अब समय आती है लॉर्ड रीडिंग की।
सॉरी लॉर्ड इरविन की, लॉर्ड इरविन, जिसका शासनकाल शुरू होता है 1926 में और 1931 तक चलता है। पूरे 5 साल ये भी वायसराय के रूप में कार्य करता है। अब इसके समय में घटी घटनाओं की एक चर्चा करें तो सबसे पहले 3 फरवरी 1928 को क्या होता है, तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। साइमन कमीशन के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, बहुत बार ये चर्चा का विषय बना हो रहता है। साइमन कमीशन भारत आता है तो इसका विरोध होता है, पुरजोर विरोध होता है। क्यों विरोध होता है कि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे उसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो इसलिए इसका विरोध किया जाता है। ठीक है, तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1928 को। कहाँ पे, तो मुंबई में इसका आगमन हुआ था। अब थोड़ा इसकी चर्चा करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन की जो गठन हुआ था, गठन वो 1927 में ही हो गया था। वहीं कहाँ पे, तो यूरोप में ही, अंग्रेज के यहाँ ही इसका गठन हो गया था 1927 में। भारत आया 1928 में। भारत में जिस उद्देश्य से आया था उस उद्देश्य को पूरा करके और 1930 में ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है सरकार को। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 सबको पता रहता है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 में ही हुआ था। और कभी पूछ देता है कि साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब सौंपा था, तो साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट सौंपा था 1930 में। ठीक है, 1930 में, यानी कि 2 सालों बाद। 2 साल तक साइमन कमीशन पूरा जांच पड़ताल करता है भारत में, उसके बाद 2 साल बाद ये सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। अब बात करते हैं 1929 की घटनाओं के बारे में। 1929 में क्या होता है, तो सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंका जाता है। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में भगत सिंह और उनके सहयोगियों के द्वारा एक खाली जगह पे बम फेंका जाता है और उसी के बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2 साल के बाद मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। ये वही असेंबली हॉल है जहाँ पे भगत सिंह और उनके 2 अन्य बटुकेश्वर दत्त और उनके सहयोगियों के द्वारा बम फेंका गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 1929 में क्या होता है, तो पूर्ण स्वराज की मांग होती है। अब ये मांग कहाँ पे हुई थी, तो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था लाहौर में। 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन लाहौर में हो रहा था। जैसे 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद हर साल उसकी कहीं ना कहीं बैठकें होती थी और उसी बैठके को अधिवेशन का रूप दिया गया था। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हो रहा था और वहीं पे पहली बार स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और यहीं पे ये निर्धारित की गई थी कि अगले साल यानी कि 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाएगा, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता मनाने की घोषणा की गई थी। ओके, तो अक्सर देखिएगा भारत का संविधान बनके जो तैयार हुआ था ना, वो 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बनके तैयार हो गया था। लेकिन संविधान लागू उसी दिन न करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो लागू क्यों किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं 12 मार्च 1930 लॉर्ड इरविन के ही कार्यकाल में क्या होता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है 12 मार्च, कब होता है, तो 12 मार्च 1930 को। ओके, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है और इसी दिन दांडी यात्रा भी प्रारंभ होती है। दांडी यात्रा इसी दिन प्रारंभ होती है। गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा शुरू की जाती है। ये भी याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा हुआ करता था दांडी मार्च। दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को। दांडी के लिए टोटल 78 सहयोगियों के साथ
गांधी जी ने ये यात्रा शुरू किया था। लगभग 368 किलोमीटर चलने के बाद, 368 किलोमीटर तक लगातार 24 दिनों तक, 24 दिन का ये यात्रा हुआ था। दांडी मार्च टोटल 24 दिन का यात्रा हुआ था। 368 किलोमीटर तक लगातार 24 दिन चलने के बाद दांडी पहुंच के महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ा जाता है। ठीक है, वहां पे पहुंच के नमक बनाया जाता है। नमक, दांडी यात्रा हालांकि नमक कानून के विरोध में ही था। नमक का रेट इतना हाई कर दिया गया था ना भारत में कि गरीबों को नमक खरीदना एक तरह से बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके चलते गांधी जी ने ये फैसला लिया था और दांडी पहुंच के समुद्र के किनारे गांधी जी ने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, तो वहां पहुंच के ही गांधी जी ने नमक बनाया था। तो ये गांधी जी बात करें किस दिन दांडी पहुंचे थे, तो 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच के और उसी दिन नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। ओके, और ये जो भी ये घटनाएं घट रही थी वो असहयोग आंदोलन का ही हिस्सा हुआ करती। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ 12 मार्च 1929 को। अब बात करते हैं 5 मई 1929। 5 मई 1929 को क्या होता है, तो महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करवा दिया जाता है इरविन के द्वारा, और इरविन के द्वारा ही 25 जनवरी 1931 को बिना किसी शर्त पे गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। हालांकि होता क्या है, तो असहयोग आंदोलन अपने जोरों पे था, वो गांधी जी के चलते ही हो रहा था असहयोग आंदोलन, गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो गांधी जी को गिरफ्तार इसलिए किया गया ताकि असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ जाए। गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो असहयोग आंदोलन और तेज हो गया कि गांधी जी को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया। तो फाइनली इरविन को गांधी जी को छोड़ना पड़ता है 25 जनवरी 1931 को बिना किसी शर्त पे। अब क्या होता है, तो 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। कहाँ पे, तो लंदन में। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। हालांकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे टोटल, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। एक हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में, यानी 30, 31, 32 में लगातार तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और मात्र एक गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कहें तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था, या कहें कि कांग्रेस ने भाग लिया था। हालांकि महात्मा गांधी जो थे वो उस समय कांग्रेस का ही हिस्सा हुआ करते थे। ओके, अब बात करते हैं 4 मार्च 1931 को। 4 मार्च 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांधी और इरविन के बीच समझौते हुए थे। गांधी और इरविन के बीच कुछ समझौते हुए थे, तो इरविन के द्वारा वो समझौते मान लिए जाते हैं, जिसके बाद गांधी जी के द्वारा अविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, इसी 4 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। फिर क्या होता है, तो 1931 की बात करें तो 1931 में राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन होता है। राष्ट्रपति भवन यूं कहें तो बन के तैयार हो जाता है, जिसमें आज के डेट में राष्ट्रपति जी बैठते हैं, वो कभी वायसराय भवन हुआ करता था। हालांकि ये राष्ट्रपति भवन जो बना था वायसराय भवन के रूप में ही बना था, अंग्रेजों के द्वारा ही बनवाया गया था 1931 में। और उसमें बैठने वाला प्रथम वायसराय की बात करें तो यही था, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन ही था जो राष्ट्रपति भवन में पहली बार बैठा था, उसी के लिए ये भवन बनवाया ही गया था। आज के डेट में यहाँ पे राष्ट्रपति का ये निवास स्थल है। ओके, अब इसकी वास्तुकार की बात करें, यानी जिसने इसको बना के तैयार किया, इसका ढांचा वगैरह जिसने बनाया, उसकी बात करें तो वो थे सर एडविन लुटियंस और हर्वर्ड वेकर। हर्वर्ड वेकर और सर एडविन लुटियंस यही इसके वास्तुकार थे। ये क्वेश्चन भी बनता है। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन की। अगला वायसराय जो बनता है इरविन के बाद वो बनता है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 में बनता है और 5 सालों तक यानी कि 1936 तक ये भारत का वायसराय रहता है। ओके,
अब इसके समय में क्या हुआ था, तो 1931 में द्वितीय गोलमेल सम्मेलन होता है। द्वितीय गोलमेल सम्मेलन जो 7 सितंबर को शुरू होता है और 1 दिसंबर तक ये गोलमेल सम्मेलन चलता है। ओके, द्वितीय गोलमेल सम्मेलन, इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लिए थे। तो मात्र दूसरा गोलमेल सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, वरना पहला और तीसरे गोलमेल सम्मेलन में ना ही कांग्रेस ने भाग लिया था और ना ही महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और एक महत्वपूर्ण बात, तीनों गोलमेल सम्मेलन में एक व्यक्ति भाग लिए थे, वो थे बाबा भीमराव अंबेडकर। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया गया था, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं 1932 में। 1932 में क्या होता है, तो दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। अब ये क्यों प्रारंभ हो गया, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था, तो जिन बातों पे सहमति बनी थी गांधी जी और इरविन के बाद, वो बातों पे अमल नहीं किया गया लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा। तो गांधी जी फिर से बौखला गए और फिर से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया, लेकिन पहले जैसा ये प्रभावी नहीं होने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल नहीं हो पाया था। तो कभी कभी पूछ देता है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1932 में ये स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ था, तो सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई थी। सांप्रदायिक पंचांग क्या है सर, तो सांप्रदायिक पंचांग की बात करें तो हम जब पढ़ रहे थे मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के बारे में, तो उस समय हमने बताया था कि मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। मॉर्ले मिंटो सुधार में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो उसी के कदमों पे चलते हुए उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारत में एक सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। अब सांप्रदायिक पंचांग के तहत क्या था, तो दलितों को हिंदुओं से अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान कर दिया गया था। तो गांधी जी ये सुन के बौखला गए कि भाई पहले ही अंग्रेजों ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी, जिसके चलते बात करें तो मुस्लिम जिस क्षेत्र में बहुत संख्या में अधिक मुस्लिम है, वहां पे केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते थे या मुस्लिम प्रतिनिधि ही खड़ा हो सकते थे। एक तरह से हिंदू मुस्लिम में दरार तो पहले ही अंग्रेजों ने डाल दिया था। अब अंग्रेजों के द्वारा दलितों और हिंदुओं के बीच दरार डालने की बारी थी। तो गांधी जी को ये बात का आभास हो गया था कि आगे चल के ये भारत के लिए अच्छा नहीं होने वाला, जिसके लिए गांधी जी ने नर्मदा जेल में ही कई दिनों तक अनशन पे बैठ गए। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो इसका समर्थन कर रहे थे। समर्थन इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो दलित वर्ग में आते थे और वो भी चाहते थे कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का एक तरह से प्रावधान हो, इसलिए वो उसका समर्थन थे। जिसके लिए क्या होता है, जिसके लिए पूना समझौता होता है गांधी जी और नेहरू के बीच। गांधी जी से मिलने नेहरू कह रहे हैं, भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता होता है। ठीक है, उस समय नर्मदा जेल में भीमराव अंबेडकर गांधी जी से मिलने जाते हैं, वहीं पे पूना जेल, पूना वहीं मिलने जाते हैं। ठीक है, और वहां पे गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता होता है, पूना समझौता, जिसमें अंबेडकर जी मान जाते हैं कि ठीक है हिंदुओं और दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, तो पूछता है कि पूना समझौता कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था, तो गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ था। किसके खिलाफ, तो सांप्रदायिक पंचांग के खिलाफ ये एक तरह से हुआ था। अब बात करते हैं तृतीय गोलमेल सम्मेलन की। तृतीय गोलमेल सम्मेलन जो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच ये सम्मेलन होता है, तृतीय गोलमेल सम्मेलन। ओके, अब बात करें तो बिहार में एक भयंकर भूकंप आता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है बिहार के एग्जाम में, कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है कि बिहार में एक भयंकर भूकंप कब आया था, तो 1934 में
बिहार में एक भयंकर भूकंप आया था जिसके तहत बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। अब क्या होता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया जाता है और आज के संविधान में अगर देखिएगा तो बहुत हिस्सा, लगभग बात करें तो 30 से 40% संविधान का जो हिस्सा है ना वो इसी का भाग है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ये क्या हुआ था, तो पास हुआ था इसी के समय में, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन कांग्रेस का जो मुंबई अधिवेशन हुआ था, मुंबई अधिवेशन 1915 में, उसमें मात्र ये एक अंग्रेज था जिसने भाग लिया हुआ था, इसलिए वाले लॉर्ड वेलिंगटन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन में कौन वायसराय सम्मिलित हुआ था, मतलब उसमें उस अधिवेशन में किसने भाग लिया था, तो लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस का जो मुंबई का अधिवेशन हुआ था 1915 में, इसमें हिस्सा लिया था। अब बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की। लॉर्ड लिनलिथगो ये भारत का वायसराय कब बनता है, तो 1936 में, और 1943 तक ये भारत में वायसराय के रूप में कार्य करता है। अब इसके समय में क्या क्या घटनाएं घटी थी, तो 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए थे। पहली बार भारत में चुनाव कराए गए थे, वो भी आम चुनाव नहीं थे, जो खास चुनाव था, कुछ खास लोगों ने ही इस चुनाव में भाग लिया था। तो 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए थे इसी के शासनकाल में, और कांग्रेस 12 में से 8 प्रांत में अपनी सरकार बना लेता है। कांग्रेस टोटल 12 प्रांतों में ये चुनाव हुआ था, लेकिन 12 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। अब बात करते हैं 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ, द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज होता है 1 सितंबर 1939 को इसी के कार्यकाल में, लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। और 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी हुआ करती थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी हुआ है, पार्टी, ठीक है, नई पार्टी थी, उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी, तो 1939 को, यानी कि 1 मई 1939 को। अब बात करते हैं मार्च 1940। मार्च 1940 में क्या होता है, तो पहली बार पाकिस्तान की मांग की जाती है। पाकिस्तान की मांग पहली बार की जाती है लाहौर अधिवेशन में। ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं था, ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, उसी का लाहौर में अधिवेशन होता है, जहां पे पहली बार पाकिस्तान की मांग की जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो 1940 में की गई थी। ठीक है, जो प्रस्ताव बनाया था, मतलब पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव जो बनाया था, वो था सिकंदर हयात खान। और जो प्रस्तुत किया, यानी पाकिस्तान की मांग को प्रस्तुत जिसने किया था, वो था फजलुल हक। फजलुल हक। ओके, अब बात करते हैं 8 अगस्त 1940 की। 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। हालांकि उस समय क्या था ना, कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, और उस समय अगस्त प्रस्ताव में ये प्रस्तावना थी कि भारतीयों को हमारा सहयोग किया जाए द्वितीय विश्व युद्ध में। उसके लिए कुछ प्रस्ताव दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को, खास करके कांग्रेस और मुस्लिम लीग को समर्थन प्राप्त के लिए। लेकिन ये अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। जो अंग्रेज अगस्त प्रस्ताव लाए थे 1940 में, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा ये प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। फिर क्या होता है, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन का आगमन होता है भारत में। ठीक है, और 1942 में ही महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी को दिया गया था। महात्मा गांधी जी को आप लोगों ने सुना होगा, कई बार नोबेल पुरस्कार के लिए एक तरह से उनका नामकरण किया गया था, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार इसीलिए नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने 1942 में करो या मरो का नारा दिया था,
यानी वो अहिंसा अहिंसा के खिलाफ था। करो या मरो शब्द जो था वो अहिंसा के खिलाफ था, और फाइनली गांधी जी को ये सब देना पड़ा मजबूरन, क्योंकि वैसा वक्त आ गया था। ठीक है, गांधी जी खुद अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन करो या मरो ये सब किसी भी मायने में अहिंसात्मक तो नहीं लगता जो गांधी जी ने कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन को क्या किया जाता है, तो ये भी अस्वीकार कर दिया जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा ये अस्वीकार कर दिया जाता है क्रिप्स मिशन को। फिर बारी आती है 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है, यानी अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। अब उधर था तो हिटलर कूट रहा था खूब अंग्रेजों को, मतलब ब्रिटेन को खूब कुटाई कर रहा था। ब्रिटेन कमजोर पड़ रहा था, अंग्रेज कमजोर पड़ रहे थे। इधर महात्मा गांधी को और कांग्रेस के नेताओं को आभास हो गया था कि यही वक्त है जब अंग्रेज कमजोर हैं, तो इधर से भी उन लोगों को खदेड़ना चाहिए। तो उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अब बात करते हैं लॉर्ड वेवेल की। लॉर्ड वेवेल का शासनकाल कब से शुरू होता है, तो 1944 में शुरू होता है और 1947 तक इसका शासनकाल रहता है। इसी के समय में 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन होता है। ये भारत पाकिस्तान वाला शिमला सम्मेलन नहीं है, ठीक है, ये वेवेल के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को बुला के एक सम्मेलन करने की बात की गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग अड़ियल का रूप अपनाता है और अंग्रेजों की कोई भी बात नहीं मानता। इसलिए ये जो शिमला में सम्मेलन हुआ था, शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये असफल हो गया था, लॉर्ड वेवेल के द्वारा ही इसे असफल घोषित कर दिया गया था। 1945 की बात करें तो प्रथम आम चुनाव हुआ था क्लीमेंट एंटली के नेतृत्व में। प्रथम आम चुनाव 1937 में तो प्रथम चुनाव हुआ था, लेकिन वो आम नहीं था, उसमें केवल खास लोग भाग लिए थे। लेकिन प्रथम आम चुनाव क्लीमेंट एंटली की अध्यक्षता में कराई जाती है 1945 में। अब 1946 इसमें क्या होता है, तो कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है, और कभी कभी उसके सदस्य के बारे में पूछ लेता है कि उसके सदस्य थे, वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों किसके सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के, जिसका आगमन भारत में कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की। लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, इसका शासनकाल शुरू होता है मार्च 1947 से और चलता है जून 1948 ईस्वी तक। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित कर दी जाती है माउंटबेटन के द्वारा। इसी में भारत की स्वतंत्रता की बात की गई थी और भारत पाकिस्तान नामक 2 देश का जिक्र भी इसमें किया गया था। ओके, माउंटबेटन योजना, ये पूछता है कि माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ था या कब आया था, तो 3 जून 1947 ईस्वी को। अब बात करते हैं 4 जुलाई 1947 को। इस दिन क्या हुआ था कि इसी दिन ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। यानी वहां की जो संसद थी ब्रिटेन की, ठीक है, ब्रिटिश संसद थी, वहां पे भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था कि भैया अब भारत को स्वतंत्र करने का समय आ गया है। और वहीं पे ये 18 जुलाई को पास हो जाता है, और वहीं पे ये भी पास होता है कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनेंगे, यानी भारत का टुकड़ा होगा और भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे, बनाया जाएगा। ओके, वहीं पे ब्रिटेन के संसद में ये पास हो गया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को फिर भारत को आजाद कर दिया जाता है, भारत की आजादी हो जाती है। एक दिन पहले 14 अगस्त को ही पाकिस्तान आजाद हो गया था। ऐसा क्यों कहा जाता है
क्योंकि देखिएगा, अगर मेरे ये पाकिस्तान को जो मध्याह्न रेखा है उसके काफी नजदीक पड़ता है, इसलिए मतलब ऐसा है कि जो पाकिस्तान है वो टाइम, इंटरनेशनल टाइम जोन के अनुसार 2 घंटा पहले ही आजाद हो गया था। 2 घंटा भौगोलिक स्थिति के हिसाब से 2 घंटा पहले ही आजाद हो गया था। यानी आजादी मिली थी भारत को वो 15 अगस्त के 12 बजे रात को ही मिल गई थी। तो उससे 2 घंटा पहले तो 14 अगस्त ही हो रहा था, है ना, 14 अगस्त ही हो रहा था। इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान को 14 अगस्त को ही आज़ादी मिल गई थी। ओके, तो 14 अगस्त को ही अपना आज़ादी मनाता है, लेकिन भारत को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त को। अब बात करें स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनता है वो रहता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है, स्वतंत्र भारत का, ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और एक नोटेड पॉइंट ये है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। जहां पे भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें, चाहे स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, वो थे सी राजगोपालाचारी। ओके, सी राजगोपालाचारी। तो हम लोग का ये जो सीरीज चल रहा था भारत में गवर्नर जनरल, या कहें कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, या कहें भारत के वायसराय का, तो ये वाला टॉपिक समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग आप सभी लोगों को।